दरवाजा खुलते ही अंदर एक छोटा छुपा कमरा दिखाई दिया। कमरे में पुराने संदूक, कुछ दस्तावेज और दीवार पर टंगी एक तस्वीर रखी हुई थी। ये कैसे हो सकता है? इस तस्वीर में मेरी माँ के साथ मुखिया हरिदास भी खड़ा है। माँ और मुखिया एक दूसरे को जानते थे। और देखो, दोनों के बीच में खड़ा ये आदमी कौन है? मैंने इसे पहले कभी गांव में नहीं देखा। लगता है असली रहस्य इसी से जुड़ा हुआ है। तभी राधा को एक पुराने दस्तावेज मिला। उसने जल्दी से उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। रात के बाद सुबह गांव के चौक में भारी भीड़ जमा थी। गांव के कुएं का पानी अचानक लाल हो गया था और लोग डरकर आपस में बात कर रहे थे। यह कोई साधारण घटना नहीं है। हमारे गांव में कोई अशुभ साया घूम रहा है। जब से राधा अकेली इस गांव में रहने लगी है, तब से ऐसी अजीब घटनाएं बढ़ गई हैं। आज पंचायत के सामने इसका फैसला होकर रहेगा। मुखिया जी, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं तो सुबह से अपनी झोपड़ी में ही थी। गरीब और अनाथ होना क्या इतना बड़ा अपराध है कि हर मुसीबत का दोष मुझ पे ही डाल दिया जाए। अगर मेरा कोई अपना होता तो शायद आज कोई मेरी बात भी सुनता। मुखिया जी, पानी लाल हुआ है तो पहले ये देख लो कि कहीं किसी ने चुकंदर तो नहीं धो दिए। मैं तो कल से सोच रहा हूँ कि कुआं भी अब शरबत बनाने लगा है। लेकिन सच कहूँ तो राधा जैसी लड़की से डर कम और आपकी लाठी से ज्यादा डर लगता है। नहीं नहीं, यह सब राधा की वजह से ही हो रहा है। पहले खेत सूखे, फिर रात में अजीब रोशनी दिखी और अब कुएं का पानी लाल हो गया। ऐसी लड़की को गांव में रखना हम सबके लिए खतरा बन सकता है। बिना सबूत किसी बच्ची पर इतना बड़ा आरोप लगाना पाप है। राधा ने अपनी माँ बाप के जाने के बाद भी कभी किसी से बुरा व्यवहार नहीं किया। तुम लोग डर में आकर सच और झूठ का फर्क भूल रहे हो। गोपी, तुम्हारी दया गांव की सुरक्षा से बड़ी नहीं हो सकती। जब तक इस नीला पानी और रात की रोशनी का रहस्य साफ नहीं होगा, राधा गांव के बीच नहीं रह सकती। उसे जंगल के किनारे वाली अपनी झोपड़ी से बाहर आने की इजाजत नहीं होगी। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, इसलिए आपकी बात मान लेती हूँ। लेकिन एक दिन सच्चाई जरूर सामने आएगी और तब सबको पता चलेगा कि मैं मनहूस नहीं हूँ। मेरी माँ कहा करती थी कि सच को देर तक छुपाया नहीं जा सकता, हमेशा के लिए तो कभी नहीं। राधा रोते हुए गांव के चौक से निकल गई। कालू चुपके से उसके पीछे गया, लेकिन रास्ते में अपनी ही धोती में उलझकर गिर पड़ा। अब मेरी किस्मत भी राधा से कम अनाथ नहीं है। हर मोड़ पर मुझे ही पटक देती है। राधा बहन, तुम चिंता मत करो, मैं दूर से ही तुम्हारी रक्षा करूंगा। पास आया तो जंगल के कीड़े मुझे ही नाश्ता समझ लेंगे। कालू भैया, आप डरते बहुत है, लेकिन दिल से बहुत अच्छे हैं। मुझे आपकी मदद नहीं, बस इतना भरोसा चाहिए कि कोई तो मुझे गलत नहीं समझता। आज पूरे गांव में गोपी काका और आप ही मेरे अपने जैसे लगे। शाम होते होते राधा अपनी झोपड़ी में अकेली बैठी थी। बाहर जंगल से हल्की चमक दिखाई दी, जैसे कोई लाल रोशनी पेड़ों के बीच छुपी हो। ये कैसी रोशनी है? ऐसी चमक मैंने पहले कभी नहीं देखी। क्या ये वही रहस्य है जिसके कारण गांव वाले मुझे दोष दे रहे हैं? अगर मैं सच जान गई तो शायद अपना नाम साफ कर सकूंगी। राधा डरते हुए जंगल की तरफ बढ़ी। कुछ दूर जाकर उसे पुराने बरगद के नीचे एक बूढ़े बाबा बैठे दिखाई दिए। रुक जाओ बेटी, रात के समय जंगल में भटकना आसान नहीं है। तुम सच की खोज में आई हो, लेकिन सच हमेशा फूलों की तरह नहीं मिलता। कई बार सच कांटों के बीच छुपा होता है। पापा, आप कौन हैं?
और आपको कैसे पता कि मैं सच ढूंढ रही हूँ? गांव वाले मुझे तो मनहूस कहते हैं, लेकिन मेरे दिल में किसी के लिए बुराई नहीं है। अगर आप कुछ जानते हो तो मेरी मदद कीजिए बाबा। तुम्हारा दुख आज का नहीं, बहुत पुराने धोखे से जुड़ा है। तुम्हारी माँ ने जो सच्चाई छुपाई थी वह अब जागने लगी है। यह लाल मणि तुम्हें तुम्हारे अतीत तक ले जाएगी। भैरव बाबा ने अपनी झोली से चमकती हुई लाल मणि निकाली और वो मणि राधा को दे दी। ये मणि मेरे हाथ में आते ही इतनी गर्मी क्यों हो रही है? ऐसा लग रहा है जैसे ये मुझे पहचानती हो। बाबा, मेरी माँ का इस मणि के साथ क्या संबंध था? तुम्हारी माँ साधारण स्त्री नहीं थी, वह उस विरासत की रक्षक थी जिसे लालचियों ने छीनना चाहा। गांव का हर दोष तुम्हारे भाग्य पर नहीं, किसी के छुपे पाप पर टिका है। अरे बाप रे, डायरी भी मिलेगी और पाप भी खुलेगा, पर पहले मुझे कोई झाड़ी से बाहर निकाले। मैं रक्षा करने आया था, लेकिन ये कांटेदार पौधा मुझे ही बंदी बना बैठा। बाबा जी, अगर आप सच में मायावी हैं तो मेरी धोती बचा लीजिए। डरपोक आदमी भी कभी कभी बड़े काम कर जाता है। कालू, तुम हंसी में बात करते हो, लेकिन तुम्हारी आंखें सच पहचान सकती हैं। राधा का साथ मत छोड़ना, क्योंकि आने वाले समय में उसे अपनेपन की जरूरत पड़ेगी। बाबा, इतने दिनों बाद किसी ने मुझे मनहूस नहीं कहा। आपकी बातों से लगता है कि मेरी माँ ने मेरे लिए कुछ छुपा कर छोड़ा है। मैं वादा करती हूँ, चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, मैं सच्चाई जरूर खोजूंगी। तो आज रात अपनी झोपड़ी लौटो और मिट्टी के चूल्हे के पीछे देखना, वहाँ तुम्हें पहला संकेत मिलेगा। लेकिन सावधान रहना, जिस आदमी ने तुम्हारी माँ से धोखा किया था वह आज भी गांव में सम्मान की चादर ओढ़ कर बैठा है। इतना कहते ही बरगद के पास धुआं सा उठा और भैरव बाबा अचानक गायब हो गए। उसी पल दूर मुखिया घर की खिड़की में लाल चमक दिखाई दी। बाबा गायब कैसे हो गए? और वही लाल रोशनी मुखिया के घर से क्यों आ रही है? क्या गांव का आरोप मेरे खिलाफ नहीं, किसी बड़े राज को छुपाने के लिए था? मुझे अभी अपनी झोपड़ी में जाकर माँ का पहला संकेत ढूंढना ही होगा। राधा बहन, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन अगर संकेत चूल्हे के पीछे है तो पहले देख लेना वहाँ सांप तो नहीं है। रात गहरी हो चुकी थी। राधा और कालू जल्दी जल्दी झोपड़ी पहुँचे और भैरव बाबा की बात याद करते हुए मिट्टी के चूल्हे के पीछे देखने लगे। बाबा ने बिना वजह ये जगह नहीं बताई होगी, जरूर यहाँ कोई बड़ा रहस्य छुपा है। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि सही समय आने पर कुछ सच अपने आप सामने आ जाते हैं। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं आधी रात को खजाना खोज रहा हूँ। अगर यहाँ से कोई सांप निकला तो मैं सबसे पहले गांव पहुँच जाऊंगा। बाद में तुम लोग आराम से रहस्य सुलझाते रहना। कुछ देर बाद मिट्टी के नीचे एक पुराना लकड़ी का बक्सा दिखाई दिया। बक्सा काफी पुराना था, लेकिन उस पर एक लाल निशान बना हुआ था। ये वही निशान है जो उस लाल मणि पर बना हुआ था। इसका मतलब माँ का इस रहस्य से सचमुच कोई संबंध था। अब मुझे डर नहीं, बल्कि सच जानने की जल्दी हो रही है। मुझे तो ये बक्सा देखकर लग रहा है कि इसके अंदर या तो खजाना होगा या फिर नई मुसीबत। हमारी किस्मत देखकर दूसरा वाला ही ज्यादा सही लगता है। फिर भी खोल कर देख लेते हैं। राधा ने कांपते हाथों से बक्सा खोला। अंदर एक पुरानी डायरी और पीतल की छोटी सी चाबी रखी हुई थी। ये मेरी माँ की लिखावट है। मैं इससे पहचानती हूँ। उन्होंने मेरे लिए कुछ लिख कर छोड़ा था और मुझे कभी पता ही नहीं चला। शायद इस डायरी में मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच छुपा है। मेरी प्यारी राधा, अगर तुम ये डायरी पढ़ रही हो तो समझ लो कि सच सामने आने वाला है। हमारे परिवार की विरासत को लालचियों ने छीनने की कोशिश की थी,
और मैंने उसे बचाने के लिए इस रहस्य को छुपा दिया था। अरे वाह, तुम्हारी माँ तो पहेलियों में बात करती थी। सीधे सीधे बता देती तो हम दोनों की आधी रात की मेहनत बच जाती। लेकिन अब मामला पहले से ज्यादा दिलचस्प हो गया है। यहाँ लिखा है कि पुराने बरगद के पास बने खंडर में एक छुपा हुआ कमरा है। उस कमरे की चाबी यही है और वहाँ हमारे परिवार का सच छुपा है। माँ ने ये भी लिखा है कि उस सच से मुखिया हरिदास का संबंध है। बस अब समझ आया कि ये मामला इतना बड़ा क्यों है। अगर सच में मुखिया इसमें शामिल है तो वो हमें कभी आसानी से सच तक पहुंचने नहीं देगा। मुझे लग रहा है कि हमारी मुसीबत अभी शुरू हुई है। अगली सुबह राधा और कालू पुराने बरगद के पास पहुँचे। वहाँ टूटी हुई दीवारें वाला एक पुराना खंडर खड़ा था। यही वो जगह है जिसका जिक्र माँ ने किया था। इतने सालों तक ये रहस्य यही छुपा रहा और किसी को पता भी नहीं चला। आज मैं हर हाल में सच जान कर रहूंगी। जगह तो ऐसी लग रही है जैसे यहाँ हवा भी डर कर आती हो। लेकिन अब वापस लौटना भी ठीक नहीं होगा। चलो देखते हैं कि आखिर अंदर क्या छुपा है। कुछ देर खोजने के बाद उन्हें टूटी दीवार के पीछे एक लोहे का दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर भी वही लाल निशान बना हुआ था। माँ ने सच कहा था, ये चाबी इसी दरवाजे की है। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इस दरवाजे के पीछे मेरी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। दरवाजा खुलते ही अंदर एक छोटा छुपा कमरा दिखाई दिया। कमरे में पुराने संदूक, कुछ दस्तावेज और दीवार पर टंगी एक तस्वीर रखी हुई थी। ये कैसे हो सकता है? इस तस्वीर में मेरी माँ के साथ मुखिया हरिदास भी खड़ा है। माँ और मुखिया एक दूसरे को जानते थे। और देखो, दोनों के बीच में खड़ा ये आदमी कौन है? मैंने इसे पहले कभी गांव में नहीं देखा। लगता है असली रहस्य इसी से जुड़ा हुआ है। तभी राधा को एक पुराने दस्तावेज मिला। उसने जल्दी से उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। इसमें लिखा है कि गांव की सबसे बड़ी जमीन और पुरानी हवेली की असली वारिस मेरी माँ थी। लेकिन कई साल पहले कुछ लोगों ने मिलकर ये संपत्ति हड़प ली थी। इसका मतलब मेरी माँ के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। तो इसलिए मुखिया हमेशा तुम्हें गांव से दूर रखना चाहता था। अगर ये सच लोगों के सामने आ गया तो उसका सम्मान खत्म हो जाएगा। अब मुझे उसकी हर बात पर शक होने लगा है। उसी समय कमरे के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। दोनों घबराकर चुप हो गए। दरवाजा खुल चुका है। इसका मतलब लड़की सच के काफी करीब पहुंच गई है। अब उसे और ज्यादा आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए, वरना इतने सालों का राज खुल जाएगा। ये आवाज मैंने पहले भी कहीं सुनी है। कोई हमारी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। हमें सावधान रहना होगा। मुझे तो ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। पहले रहस्य था, फिर डायरी मिली और अब हमारा कोई पीछा भी कर रहा है। मामला मेरी समझ से बाहर जा रहा है। तभी कमरे की दीवार के पीछे एक और गुप्त खाने का दरवाजा खुल गया। उसके अंदर एक पत्र रखा था जिस पर लिखा था, राधा, यदि तुम यहाँ तक पहुँच गई हो तो जान लो कि मुखिया हरिदास अकेला दोषी नहीं है। असली विश्वासघाती वही है जिसे तुम अपना सबसे बड़ा शुभ चिंतक समझती हो। ये कैसे संभव है? अगर मुखिया अकेला दोषी नहीं तो फिर दूसरा व्यक्ति कौन है? क्या मेरे आसपास कोई ऐसा है जिस पर मैं गलत भरोसा कर रही हूँ? मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन अब ये मामला पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो गया है। और सबसे डरावनी बात यह है कि शायद वो आदमी अभी भी हमारे बहुत करीब है। छुपे कमरे में मिले पत्र ने राधा और कालू की नींद उड़ा दी थी। दोनों पूरी रात यही सोचते रहे कि आखिर वो दूसरा व्यक्ति कौन है जिसका नाम अभी तक सामने नहीं आया। माँ ने हमेशा सिखाया था कि किसी पर आग बंद करके भरोसा मत करना। अब मुझे समझ आ रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था।
अगर विश्वासघाती मेरे आसपास ही है तो मुझे बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। पहले मुझे लगता था कि हमारी सबसे बड़ी समस्या मुखिया है। अब पता चला कि कहानी में एक और खिलाड़ी छुपा बैठा है। मेरी समझ में तो ये पहेली दिन ब दिन उलझती जा रही है। दोस्तों, अगर स्टोरी पसंद आई हो तो जल्दी से टेक वन टून्स को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलना।